Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we have a topic on writing objectives. Teaching and learning सेमेस्टर 5 का ये यूनिट है। टीचिंग एंड लर्निंग सब्जेक्ट का राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स यूनिट 7 है ये। अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था यूनिट 5 में हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम किस तरह हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। फिर हमने उसके बाद यूनिट 6 में नीड्स असेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि हम कौन सा टॉपिक जो है वो चूज़ करें जो लर्नर के लिए उसके बारे में एजुकेशन की नीड हो। सो अब हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमने वो नीड असेसमेंट में वो भी लर्न किया कि हम किस तरह जो है वो टॉपिक को असेस करेंगे और उसको चूज़ करेंगे। अब वो टॉपिक जो है वो हमने चूज़ कर दिया। अब राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि उस टॉपिक के हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे जो नीड है लर्नर को, ठीक है, और उस ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हम उसको एजुकेट करेंगे। सो राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स में हम ऑब्जेक्टिव्स बनाना सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो मटेरियल है इस पीपीटी के ये जहाँ से लिए गए हैं उसका भी मैं रेफरेंस दे दूँगा आप लोगों को और दिखा दूँगा कि ये कहाँ से लिए गए हैं। अगर आप लोगों ने इसको जो है वो डिटेल के साथ स्टडी करना हो तो आप लोग वहाँ से डिस्कस करते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारा जो एजुकेटर है, हमारा जो टीचर है, उसने असेस किया कि हमें नीड है कि हम राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है हमें वो इसके ऊपर एजुकेट करें। अब वो क्या करेंगे, वो इसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। लेट्स सपोज़ उसने ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बना दिए, ठीक है, ताकि हम इस एबल हो जाए कि हम ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किसी टॉपिक पर खुद लिख पाए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे पास कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन लर्नर विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, recognize opposing viewpoints regarding the use of behavioral objectives in education, demonstrate the ability to write behavioral objectives accurately and concisely using the three components of condition, performance and criterion, cite the most frequent error made in writing objectives, explain taxonomy of objectives according to learning domains, ठीक है। सो आफ्टर दिस ऑब्जेक्टिव्स हम इस एबल हो जाएंगे कि हम खुद अपने किसी टॉपिक पर भी ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बना पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वही था कि गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस क्या है। सो द टर्म गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स are often used interchangeably because there does exist a real difference between the two terms। देखिए हम कभी कभी हम गोल वर्ड की जगह ऑब्जेक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव की जगह गोल वर्ड यूज़ करते हैं। हालांकि ये दोनों जो है ये इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। सो उस डिफरेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दिस डिस्टिंक्शन मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड बाय नर्स एजुकेटर। अब ये जो डिफरेंस है ये लाजमी है कि हम इसके बारे में डिस्कस करें कि ये डिफरेंस क्या है, ताकि हमें पता चले कि गोल क्या होते हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। टाइम स्पेन एंड स्पेसिफिसिटी। अब ये टाइम स्पेन और स्पेसिफिसिटी जो है ये आर दी टू फैक्टर्स दैट डिफरेंशिएट गोल्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव्स एंड वाइस वर्सा। अब ये दो फैक्टर जो है स्पेसिफिसिटी एंड टाइम स्पेन, ये इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है कि गोल्स क्या होते हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सो देखते हैं कि गोल क्या होते हैं। अ गोल इज़ द फाइनल आउटकम ऑफ व्हाट इज़ अचीव्ड एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। गोल्स आर ग्लोबल एंड ब्रॉड इन नेचर। दे सर्व एज लॉन्ग टर्म टारगेट for both the learner and the teacher. Goals are desired outcome of learning that are realistically achievable in weeks or months, ठीक है।
दे आर कंसिडर्ड मल्टी डायमेंशनल in that a number of objectives are subsumed under or incorporated into an overall goal। सबसे पहले फ्रेंड गोल्स जो होते हैं वो एक फाइनल आउटकम होता है किसी भी टॉपिक का। अब देखें आज का जो हमारा टॉपिक है राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सो इसका फाइनल आउटकम क्या है कि हम इस एबल हो जाएं कि हम खुद किसी टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो लिख पाएँ। ये हमारा क्या है फाइनल आउटकम है और ये इस टॉपिक का गोल है मेन हमारा कि हम ऑब्जेक्टिव जो है वो खुद लिखना सीखें। अब गोल्स जो होते हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म मीन कि ये कुछ वीक्स जो है ले सकते हैं या कुछ मंथ्स जो है आफ्टर सम वीक्स और सम मंथ्स हम इस एबल हो जाएंगे कि हमारा फाइनल आउटकम जो है वो हम गेट पर कर पाएंगे, हम हासिल कर पाएंगे, ठीक है। सो ये जो है ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं, मीन कि हम इस गोल को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ पाथवेज़, मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो यूज़ करके अपना फाइनल आउटकम जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव। एन ऑब्जेक्टिव इन कंट्रास्ट इज़ अ स्पेसिफिक सिंगल एंड यूनिडायमेंशनल बिहेवियर। सबसे पहले तो ये स्पेसिफिक होंगे, सिंगल होंगे एंड यूनिडायमेंशनल होंगे। यूनिडायमेंशनल मीन कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव है कि आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ये बिल्कुल स्पेसिफिक है कि हमने इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस जो है वो आइडेंटिफाई करना है। दूसरी बात ये है कि ये यूनिडायमेंशनल है, मीन इसके लिए फिर हम कुछ और ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं बना सकते कि जिस तरह हम गोल के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो बना रहे थे, क्योंकि वो मल्टी डायमेंशनल था। अब ये बिल्कुल यूनिडायमेंशनल है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव्स जो है ये ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट टर्म। अब गोल जो है वो लॉन्ग टर्म थे एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है ये शॉर्ट टर्म है इन नेचर एंड शुड बी अचीवेबल एट द कंक्लूजन ऑफ वन टीचिंग सेशन और विद इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ टीचिंग सेशन। अब ऑब्जेक्टिव जो है ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ये एक सेशन के बाद हम इसको अचीव कर सकते हैं। लाइक ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि हम गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स के बीच में डिफरेंस जो है वो आइडेंटिफाई कर पाए। सो ये एक 5 मिनट के सेशन में हमने ये आइडेंटिफाई कर पाया कि गोल एंड ऑब्जेक्टिव के बीच में डिफरेंसेस जो है वो क्या होते हैं। अब बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव्स जो है ये हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एजुकेशनल या उसको हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे पास बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। अब जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो हम एजुकेशन प्रोसेसेस के लिए या स्टडी के लिए वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम बनाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कंटेंट ओरिएंटेड होते हैं, वो रिलेटेड होते हैं बिल्कुल उस कंटेंट के साथ। जिस तरह हमारा ये राइटिंग ऑब्जेक्टिव एक कंटेंट है, सो इसके ऑब्जेक्टिव जो है वो टोटली रिलेटेड है राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ, ठीक है। एंड टीचर सेंटर्ड होते हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टीचर सेंटर्ड मीन कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल टीचर पर डिपेंडेंट होते हैं, मीन कि टीचर जो बताएंगे बस वही होगा, स्टूडेंट्स जो है उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर हम बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें या इसको हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं, तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि आपका बिहेवियर जो है उसको मॉडिफाई करता है। मीन उसमें जो हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे वो इसलिए कि हमारा जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई हो जाए, या हमारा जो क्लाइंट है हम उसका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई कर पाएँ। दूसरी बात ये है कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे वो कंटेंट ओरिएंटेड थे, जबकि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो है ये एक्शन ओरिएंटेड है, क्योंकि बिहेवियर जो है ये टोटली रिलेट करता है एक्शन के साथ। एंड तीसरा डिफरेंस ये है कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे वो टीचर ओरिएंटेड थे, मीन कि हमने बात की थी कि वो बिल्कुल उसमें जो स्टूडेंट्स है या जो क्लाइंट है
या जो लर्नर है वो टोटली डिपेंड होता है टीचर पर। जबकि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, ये लर्नर ओरिएंटेड होते हैं। मीन इसमें जो टीचर एंड जो लर्नर दोनों जो है एक दूसरे के साथ कंपनसेट करते हैं, दोनों इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग में, ठीक है। सो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, वेल रिटन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स give learner very clear statement about what is expected of them and assist teacher in being able to measure learner progress toward achieving outcome of learning. So well written behavioral objectives जो है ये क्या होते हैं, ये हम लेटर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह जो है वेल रिटन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो है ये एक लर्नर को एक क्लियर स्टेटमेंट देता है, ठीक है। और जो टीचर्स होते हैं वो उसमें हेल्प कर सकते हैं कि वो लर्नर जो है उसके फाइनल आउटकम जो है वो अचीव कर पाए, उसकी तरफ जो है वो जा पाए लर्नर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स टू बी मीनिंगफुल, दे मस्ट प्रिसाइजली, क्लियरली एंड वेरी स्पेसिफिकली कम्युनिकेट द टीचर्स इंस्ट्रक्शनल इंटेंट। किस तरह बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो है ये हम बना सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं, इसके लिए हमारे पास ये 3 मेन स्टेप्स है। एक कंडीशन, एक परफॉर्मेंस एंड द थर्ड वन इज़ क्राइटेरियन। अब सबसे पहले इन 3 स्टेप्स में हम अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कीप इन माइंड कि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बीच में बहुत डिफरेंस है। हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की। अब बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो है ये हम किस तरह बनाएंगे, 3 स्टेप्स में, कंडीशन, परफॉर्मेंस एंड क्राइटेरियन में। तो सबसे पहले अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, सो परफॉर्मेंस जो है ये लर्नर बिहेवियर होता है। अब परफॉर्मेंस जो है बेसिकली जो हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं जिसमें ये स्टेटमेंट होता है कि द लर्नर विल बी एबल टू। अब ये इस एबल टू के बाद जो हम वर्ब लगाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सॉल्व एक वर्ब है एंड ये हमने लगाया है द लर्नर विल बी एबल टू के बाद जो हमारे ऑब्जेक्टिव का पार्ट है कि द लर्नर विल बी एबल टू के बाद जो वर्ब हमने लगाया है बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस जो है ये हमें क्या शो करता है कि व्हाट शुड द लर्नर बी एबल टू डू, कि आप अपने लर्नर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किस एबल हो जाएगा। लाइक इस एग्ज़ाम्पल में वो लर्नर जो है वो इस एबल हो जाएगा कि वो कोई प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर पाएगा। ये कौन सी पार्ट है, परफॉर्मेंस। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम कंडीशन की बात करें तो कंडीशन जो है ये टेस्टिंग सिचुएशन होता है। अब कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन शुड द लर्नर बी एबल टू डू, कि किस कंडीशन के बेस पर अब लर्नर जो है ये परफॉर्मेंस कर पाएगा, ठीक है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास परफॉर्मेंस है इस एग्ज़ाम्पल में या इस ऑब्जेक्टिव में टू सॉल्व, सो इसके लिए कंडीशन क्या होगा कि विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। सो इस परफॉर्मेंस के लिए या इस ऑब्जेक्टिव टू सॉल्व के लिए विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर ये एक कंडीशन है, ठीक है। ये दूसरा पार्ट हो गया। एंड थर्ड पार्ट है हमारे पास क्राइटेरियन। अब देखिए क्राइटेरियन में हम क्वालिटी ऑफ एक्यूरेसी देखते हैं, या सिंपली अगर हम बात करें कि हाउ विल मस्ट द लर्नर बी एबल टू डू इट, कि हम अपने अगर हमने ये सेट कर दिया परफॉर्मेंस में टू सॉल्व, सो हम अपने लर्नर से क्या एक्सपेक्ट कर पाते हैं, कितनी एक्यूरेसी की हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि हाउ विल कितना अच्छा वो कर सकता है। सो वो हम लिखते हैं क्राइटेरियन पार्ट में। अब इस एग्जांपल को देखते हैं कि हमने परफॉर्मेंस सेलेक्ट किया फॉर एग्जांपल टू सॉल्व। अब इसमें हम बेसिकली क्या देखते हैं, वर्ब, ठीक है, और कंडीशन है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, और क्राइटेरियन क्या है कि 5 आउट ऑफ 6 प्रॉब्लम्स। अब इस ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं कि विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, ये हो गया कंडीशन, द लर्नर विल बी एबल टू सॉल्व, ये परफॉर्मेंस, एंड क्राइटेरियन होगा
5 out of 6 problems कि without using a calculator the learner will be able to solve 5 out of 6 प्रॉब्लम। अब ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो गया, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। सो इन 3 स्टेप के बेस पर, इन 3 स्टेप के हेल्प से हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। दूसरा है हमारे पास कि यूजिंग अ मॉडल डिमॉन्स्ट्रेट द करेक्ट प्रोसीजर। अब टू डिमॉन्स्ट्रेट या द लर्नर विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट, ये परफॉर्मेंस हो गया। अब इस परफॉर्मेंस के लिए कंडीशन क्या है? यूजिंग अ मॉडल, ठीक है। और इसकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए कि वो प्रोसीजर जो कर रहा है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यूजिंग अ मॉडल आफ्टर यूजिंग अ मॉडल द लर्नर विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट द करेक्ट प्रोसीजर। ये एक जो है इन कंडीशन, परफॉर्मेंस एंड क्राइटेरियन के बेस पर हमने एक कंप्लीट एक ऑब्जेक्टिव बना दिया, ठीक है। फिर है आफ्टर वाचिंग अ वीडियो, ये कंडीशन हो गया। परफॉर्मेंस हो गया कि द लर्नर विल बी एबल टू सेलेक्ट, एंड क्राइटेरियन क्या है? विद 100% एक्यूरेसी। सो आफ्टर वाचिंग अ वीडियो द लर्नर विल बी एबल टू सेलेक्ट with 100% एक्यूरेसी। सो इन 3 स्टेप्स के बेस पर हम एक कंप्लीट बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो है, एक वेल बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास कि वेल रिटन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एंड पुअर रिटन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सो वेल रिटन ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, वेल रिटन ऑब्जेक्टिव्स वो होंगे जिसमें कंडीशन पार्ट भी हो, जिसमें परफॉर्मेंस पार्ट भी हो एंड जिसमें क्राइटेरियन पार्ट भी हो। मीन ये तीनों पार्ट अगर किसी ऑब्जेक्टिव में मौजूद हो वो हमारे पास क्या होगा? एक वेल रिटन ऑब्जेक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल, आफ्टर वाचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन सेक्शनिंग the staff member will be able to suction a to correctly suction a tracheostomy tube using aseptic technique। सो देखें इसमें आफ्टर वाचिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन सक्शनिंग, ये क्या हो गया हमारे पास? कंडीशन। द स्टाफ मेंबर विल बी एबल टू, ये क्या है? ये हमारे पास परफॉर्मेंस हो गया। एंड correctly suction a tracheostomy tube using aseptic techniques। सो ये क्या हो गया हमारे पास? क्राइटेरियन। सो ये तीनों इसमें पाए जाते हैं। मीन कि ये एक वेल रिटन ऑब्जेक्टिव है। सो इसके अलावा आप ये बाकी एग्जांपल भी देख सकते हैं कि फॉलोइंग अ क्लास ऑन हाइपरटेंशन, ये क्या हो गया? कंडीशन। द पेशेंट विल बी एबल टू, ये पार्ट क्या हो गया? परफॉर्मेंस। एंड स्टेट 3 out of 4 causes of high स्टेट 3 out of 4 causes of हाई ब्लड प्रेशर। सो ये क्या हो गया? क्राइटेरियन। मीन कि हम अपने लर्नर से क्राइटेरियन पार्ट में बेसिकली हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कितनी एक्यूरेसी हम उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सो वो हम क्राइटेरियन पार्ट में बताते हैं। सो ये तीनों पार्ट जो है इस एग्जांपल या इस ऑब्जेक्टिव में मौजूद है। मीन कि ये एक वेल रिटन ऑब्जेक्टिव है। ये बाकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। पुअरली रिटन ऑब्जेक्टिव्स में क्या होगा कि या तो कंडीशन नहीं होगा उसमें, या परफॉर्मेंस नहीं होगा, या क्राइटेरियन नहीं होगा, ठीक है। सो इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि द पेशेंट विल बी एबल टू प्रिपेयर अ मेन्यू यूजिंग अ लो साल्ट फूड्स। सो ये पुअरली रिटन ऑब्जेक्टिव है जिसमें हमारे पास कंडीशन एंड क्राइटेरियन मिसिंग है। सो इसलिए ये एक पुअरली रिटन ऑब्जेक्टिव है। ये बाकी एग्जांपल भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टर्म्स विद मैनी इंटरप्रिटेशन एंड टर्म्स विद फ्यू इंटरप्रिटेशन। टर्म्स विद मैनी इंटरप्रिटेशन जो है ये नॉट रिकमेंडेड है। मीन ये जो परफॉर्मेंस, ये बेसिकली परफॉर्मेंस की बात हो रही है। सो ये वाले परफॉर्मेंस जिसमें मैनी इंटरप्रिटेशंस हो वो हम रिकमेंड नहीं करेंगे, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। और जो फ्यू इंटरप्रिटेशंस हमें शो कर रहा हो वो हम रिकमेंड करेंगे, वो हम यूज़ करेंगे। देखें हमारे पास जब हम परफॉर्मेंस की यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव में, सो
तीन टाइप के ये वर्ब होते हैं हमारे पास या परफॉर्मेंस होते हैं। एक वो जो विजिबल हो, एंड दूसरे वो जो ऑडिबल हो, जो हम सुन पा सकते हो, एंड थर्ड वन है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, मीन कि वो नॉट ऑब्जर्वेबल है। जो फर्स्ट टू थे विजिबल एंड ऑडिबल वो ऑब्जर्वेबल थे, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड दूसरे है एब्स्ट्रैक्ट जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। सो लाइक अगर हम ऑब्जर्वेबल की बात करें, वो परफॉर्मेंस या वो वर्ब जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक टू कंट्रास्ट, टू कंस्ट्रक्ट या टू डिस्क्राइब, टू डिमॉन्स्ट्रेट, ये जो वर्ब्स है, या टू ऑर्डर, टू प्रिडिक्ट, टू रिकॉल, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, या ये विजिबल होंगे या ये ऑडिबल होंगे। और जो एब्स्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, ठीक है, जो नॉट ऑब्जर्वेबल है, वो कौन से हैं कि टू अंडरस्टैंड, टू अप्रिशिएट, टू एंजॉय, टू फील, टू थिंक। अब इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉट रिकमेंडेड होंगे। जो हम सिंपली अगर हम बात करें, वो परफॉर्मेंस या वो वर्ब्स जो ऑब्जर्वेबल नहीं हो, उसको हम जो हम ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते वो हम यूज़ नहीं कर पाते, यूज़ नहीं करेंगे किसी ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। और जो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं हम, उसको हम रिकमेंड करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे, ये क्या है, ये नॉट ऑब्जर्वेबल है, सो इसलिए हम इसको नॉट रिकमेंड करते हैं। और ये जो इस साइड पर ऑब्जेक्टिव्स हैं ये ऑब्जर्वेबल है, सो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। टिक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू लर्निंग डोमेन्स। अब सबसे पहले टिक्सोनॉमी इज़ अ मैकेनिज्म यूज्ड टू कैटेगराइज थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप्स टू वन अनदर, ठीक है। अब टिक्सोनॉमी हम क्या करते हैं कि दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं और उस रिलेशनशिप के बेस पर उसको हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस की टिक्सोनॉमी अगर देखें, सो ह्यूमन की टिक्सोनॉमी क्या है, होमोसेपियन, ठीक है। सो होमोसेपियन मीन कि उनकी जीनियस नेम एंड उसके स्पीशी नेम, इनकी जीनियस एंड स्पीशी के बीच में जो रिलेशन पाया जाता है, उसके बेस पर उसको जो जीनियस नेम दिया गया है होमो, एंड सेपियन स्पीशी नेम जो दिया गया है सेपियन। सो ये जो कैटेगराइज किया गया है ये अकॉर्डिंग टू टिक्सोनॉमी किया गया है, ठीक है। अ वेरी यूजफुल टिक्सोनॉमी known as the taxonomy of education, taxonomy of educational objectives, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो टिक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मीन कि हम जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको हम किस तरह, किस रिलेशनशिप के बेस पर उसको हम कैटेगराइज करेंगे। This taxonomy, which became widely accepted as a standard aid for planning as well as evaluating learning, is divided into three broad categories or domains. अब ये three domains क्या हैं, cognitive, affective and psychomotor। इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास cognitive domain। So cognitive domain is known as thinking domain। अब कॉग्निटिव डोमेन में हम ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे जिसका रिलेशन हो थिंकिंग के साथ या माइंड के साथ या थॉट्स के साथ, ठीक है। सो लर्निंग इन दिस डोमेन इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रेफर्स टू द लर्नर इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में मेंटल कैपेसिटीज़ एंड थिंकिंग प्रोसेसेस। हम एक लर्नर के थिंकिंग प्रोसेस को, मेंटल कैपेसिटी को देख के हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स इन दिस डोमेन आर डिवाइडेड इनटू 6 लेवल, ईच स्पेसिफाइंग कॉग्निटिव प्रोसेसेस रेंजिंग फ्रॉम द सिंपल नॉलेज टू द मोर कॉम्प्लेक्स एवल्यूएशन एज लिस्टेड एंड डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेक्शन। सो इस सेक्शन में या थ्रू ब्लूम टिक्सोनॉमी हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। सो जब हम इस कैटेगरी में कॉग्निटिव डोमेन में जब हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, हम ब्लूम्स डोमेन टिक्सोनॉमी की से हेल्प लेंगे, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि सबसे इसमें हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले इसमें क्या है, नॉलेज। सो नॉलेज में रिमेंबरिंग द इंफॉर्मेशन, सो इट्स अ सिंपल कंप्रहेंशन
कंप्रेंशन में क्या है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। जो जो हम नीचे की तरफ आएंगे सो ये जो है ये कम्प्लेक्स होते जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग इज़ कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू रिमेंबरिंग, ठीक है। एप्लीकेशन जो है अब ऐसे कम्प्लेक्स है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन। एनालिसिस ब्रेकिंग डाउन इनटू पार्ट्स। सिंथेसिस प्रोड्यूसिंग अ न्यू होल। एवेल्यूएशन जजिंग द वैल्यू। अब देखिए फॉर एग्जांपल जब हम प्राइमरी लेवल पर थे हमने एक डिफिनीशन याद किया था कि सेल क्या होता है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये हमने रटा किया था कि इसका रटा हमने लगाया था इन प्राइमरी लेवल कि ये सेल का एक डिफिनीशन है। अब जब हम मिडिल लेवल पर पहुंच गए तो इसको हमने क्या किया था, रिकॉल किया था, रिमेंबर किया था, ठीक है, कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जब हम मैट्रिक लेवल पर चले गए तो अब क्या आ गया, कंप्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। फिर हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि ये जो हम पढ़ रहे हैं सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने लगे। जब हम जो हमारा एकेडमिक एजुकेशन था, लाइक फॉर एग्जांपल जब हम इंटर लेवल पर आ गए सो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करने लगे एंड आफ्टर दैट हम एनालिसिस करने लगे कि ब्रेकिंग डाउन इनटू पार्ट्स मीन कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर का क्या मतलब है एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट, ये किस तरह एक बेसिक स्ट्रक्चर है और किस तरह एक बेसिक यूनिट है लिविंग थिंग्स का, ठीक है। एंड फिर उसके बाद सिंथेसिस प्रोड्यूसिंग अ न्यू आइडिया। सो इससे एक न्यू आइडिया बनाना ये फिर एक रिसर्चर्स के काम होते हैं, स्कॉलर्स का काम होता है, ठीक है। सो हम जो है इस लेवल पर हम एनालिसिस तक आ सकते हैं लेकिन सिंथेसिस जो है हम इस लेवल पर अभी नहीं पहुंचे, ठीक है। सो हर एक टॉपिक या हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसका अपना एक कॉग्निटिव डोमेन लेवल होता है। जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे तो हमने इस डोमेन के बेस पर बनाने हैं। लाइक हमारा एक क्लाइंट है, उसके पास किसी टॉपिक पर नॉलेज नहीं है, ठीक है, और हम डायरेक्ट सिंथेसिस पर आ रहे हैं, ठीक है। हम उसको एक टॉपिक रखें और हम उसको बोल लें कि इसके ऊपर एक नई आइडिया बना दें, ठीक है। या एक क्लाइंट है हमारा, उसको डायबिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। डायबिटीज़ पर उसको इंफॉर्मेशन नहीं है और हम उसको बोल लें कि आपने क्या करना है कि शुगर जो है वो आपने नहीं लेना है, ठीक है। अब शुगर क्यों नहीं लेना है ये वो बेहतर नहीं जानेंगे पहले जब तक आप उसको डायबिटीज़ के बारे में इन्फॉर्म ना करो। पहले आपने उसके बारे में इन्फॉर्म करना है, फिर उसको अंडरस्टैंड कराना है, ठीक है। फिर यही इंफॉर्मेशन जो है ये उसको यूज़ करना है, ठीक है। मुख्तलिफ़ स्किल्स के थ्रू आप उसको बता सकते हो कि किस तरह क्यों आपने ये शुगर जो है ये नहीं लेना है, ठीक है। सो मतलब ये है मेरा कि आपने इस कॉग्निटिव डोमेन्स के ये जो ब्लूम ने ये जो स्किल्स दिए हैं इस पर आपने, इसके बेस पर आपने जो है वो कॉग्निटिव डोमेन ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं सिंपली। इसके बाद है हमारे पास इफ़ेक्टिव डोमेन। अब इफ़ेक्टिव डोमेन पर जब हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो इसमें हम क्लाइंट के क्या देखेंगे, फीलिंग्स, ठीक है, कि मेरे क्लाइंट के फीलिंग्स क्या है, उसके बेस पर अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं इफ़ेक्टिव डोमेन में। लर्निंग इन दिस डोमेन इन्वॉल्व एन इंक्रीजिंग इंटरनलाइजेशन और कमिटमेंट ऑफ फीलिंग एक्सप्रेस्ड एज इमोशंस देखने हैं आपने, इंटरेस्ट देखना है, एटीट्यूड देखना है, वैल्यूज़ देखने हैं एंड एप्रिसिएशन देखना है। इसके बेस पर आपने जो है वो ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं और ये हम देखते हैं इफ़ेक्टिव डोमेन में। वेयर इज़ द कॉग्निटिव डोमेन इज़ ऑर्डर्ड इन टर्म ऑफ कम्प्लेक्सिटी ऑफ बिहेवियर। द इफ़ेक्टिव डोमेन सिंपली कि कॉग्निटिव डोमेन जो है ये जितना बिहेवियर जो है वो कम्प्लेक्स होगा उतनी ही हमारे पास जो इमोशंस है वो डिप में होंगे। सो इस कैटेगरी में जो है लर्नर को असेस करना
उसको उस असेसमेंट के बेस पर उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाना ये एक मुश्किल टास्क पे हो जाता है अगर उसके बिहेवियर जो है वो कम्प्लेक्स हो। It represents the degree of which feelings or attitudes towards complex phenomena are incorporated into one's personality और वैल्यूज़। ठीक है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि द डिग्री टू विच फीलिंग्स आर एटीट्यूड टूवर्ड कम्प्लेक्स फेनोमेना। ठीक है, जितनी ये सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इसके एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड इमोशन ये देख के फिर हमने इसके फीलिंग्स ये सब कुछ देख के फिर हमने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स बनाना है और उसकी पर्सनालिटी, वैल्यूज़ ये सब कुछ देख के हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। इफ़ेक्टिव डोमेन्स में क्या क्या आते हैं हमारे पास, रिसीविंग, विलिंग टू लिसन और सी, कि आपका जो लर्नर है वो कितना उसका क्या है, चाहता है कि मैं लेसन करूं, आपको लेसन करे, आपको सुने और आपको देखे। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन, कितना वो एक्टिव है जो आप ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं और वो आप उसको एजुकेट करा रहे हो उस ऑब्जेक्टिव के बेस पर, वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यूज़। सो जिस तरह हम ब्लूम्स ने कॉग्निटिव डोमेन्स के कुछ स्टेप्स दिए थे, इसी तरह इफ़ेक्टिव डोमेन के भी ये स्टेप्स हैं। सो जब हम इफ़ेक्टिव डोमेन्स पर ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, हम ये स्टेप्स जो है ये जहन में रख के हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं और ताकि हम उसको प्रॉपरली एजुकेट कर पाए। अगर वो जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो है उसमें उसका कोई इंटरेस्ट ना हो, वो पार्टिसिपेट ना करना चाहता हो, मीन कि हमने देखना है कि वो किस ऑब्जेक्टिव्स या किस एजुकेशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, या ऐसे हम क्या ऑब्जेक्टिव्स बनाएं ताकि वो हमें लेसन करे। ठीक है, सो इस बेस पर जो है हमने इफ़ेक्टिव डोमेन्स ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। फिर है हमारे पास साइकोमोटर डोमेन। सो साइकोमोटर डोमेन में जो हम देखते हैं वो क्या है, स्किल्स। Learning in this domain involves acquiring fine and gross motor abilities with increasing complexity of neuromuscular coordination to carry out physical movements such as walking, handwriting, manipulation of equipment or carrying out a procedure. So इसमें हम देखते हैं कि हम किस ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू जो है उसमें स्किल्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। सो बेसिकली इसमें हम जो हमारा लर्नर है, जो हमारा क्लाइंट है, उसका बॉडी लैंग्वेज देखते हैं हम। ठीक है, और उसके बेस पर हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। सो अगर हम स्किल्स या बॉडी लैंग्वेज के बेस पर जब ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, सो वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स होंगे, साइकोमोटर डोमेन्स ऑब्जेक्टिव्स। साइकोमोटर डोमेन में फिर आता है कि रेडीनेस, विलिंगनेस फॉर एन एक्टिविटी, ऑब्जर्वेशन, watches and an interest, perception, senses and become able, responses, practice a skill, adaptation, develop and master a skill. So इस readiness, observation, perception, response, adaptation, so आपने देखना है कि आपका जो लर्नर है वो इनमें उसका किसके ऊपर इंटरेस्ट है। ठीक है, वो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है इसमें जो वो सही तरह आप उसको फॉलो करके उसमें स्किल जो है वो डेवलप कर सकते हो, उसके बेस पर आप ऑब्जेक्टिव बनाएं और उसको एजुकेट कराएं। ठीक है, इसका एग्जांपल है कि साइकोमोटर डोमेन का, कि आफ्टर वाचिंग अ 15 मिनट वीडियो ऑन द प्रोसीजर फॉर सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट, the client will perform the exam on a model with 100% accuracy. So देखें, सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट ये एक स्किल है जो आपने उस लर्नर में थ्रू साइकोमोटर डोमेन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू जो है आपने उसमें डेवलप कर दिया। और दूसरा है फॉलोइंग डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर क्रच वॉकिंग, क्रच वॉकिंग, the patient will attempt to crutch walk using the correct 3-point gait procedure. देखिए, डिमॉन्स्ट्रेशन जब आएंगे ना, तो डिमॉन्स्ट्रेशन में हम स्किल्स की बात करते हैं। ठीक है, मेन की साइकोमोटर डोमेन्स की बात हो रही है। ठीक है, सो इसमें क्या है कि आपने डिमॉन्स्ट्रेट कराया एक क्लाइंट को कि उसने 3-point gait टेक्निक के थ्रू क्रच जो है
वो किस तरह वर्क कर सकता है, ये एक स्किल है, ये आपने उसमें डेवलप कर दिया। सो ये जो ऑब्जेक्टिव था ये किस में आ रहा था, साइकोमोटर डोमेन्स में। इसके बाद है ब्लूम्स के जो लेवल्स हैं उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। लाइक सबसे बेसिक या सबसे सिंपल जो हमने बात की थी वो था रिमेंबर। सो रिमेंबर में जो की वर्ब्स है या की वर्ड्स है वो क्या क्या आ सकते हैं, लिस्ट, रिसाइट, आउटलाइन, डिफाइन, ये जो है ये सिंपल होंगे। सो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, फॉर एग्जांपल बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिसाइट या टू डिफाइन न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन। ये जो है ये रिमेंबर स्टेज में आते हैं और ये सिंपल होते हैं। फिर उसके बाद कम्प्लेक्स होते जाएंगे। लाइक अगर हम अंडरस्टैंड की बात करें, सो अंडरस्टैंड में आप देखें, आप डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, पैराफ्रेज। सो अगर इसकी एग्जांपल हम देखें, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब न्यूटन 3 लॉज ऑफ मोशन। सो देखिए, अब डिस्क्राइब करना और डिफ़ाइन करना, इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये जो है ये कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इसके बाद जो है ये मज़ीद और जो है वो कम्प्लेक्स हो जाएगा। लाइक इसमें जो कीवर्ड्स होंगे वो कैलकुलेट, प्रिडिक्ट, अप्लाई, सॉल्व, इलस्ट्रेट। सो ये जो है ये कम्प्लेक्स होता जा रहा है। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। सो ये जो है ये इसमें एक इक्वेशन आ रहा है और उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये जो है ये डिस्क्राइब से या फिर डिफ़ाइन करने से ये मज़ीद कम्प्लेक्स है। सो जो ही हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये कम्प्लेक्स होता जाएगा। फिर उसके बाद है एनालाइज। सो एनालाइज में अगर हम कीवर्ड्स देखें, क्लासीफाई, ब्रेक डाउन, कैटेगराइज, ठीक है। इसमें अगर हम एग्जांपल देखें, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। और इवेल्युएट में फिर अगर हम देखें कि इसके लिए कीवर्ड्स है सपोर्ट, पैलेट, डिटरमाइन, डिफाइन, जज, ग्रेड। सो बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिटरमाइन whether using conservation of energy or conservation of momentum would be more appropriate for solving a dynamic problem। सो ये जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है ये मज़ीद और कम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है। और क्रिएट में आप लोग ये पढ़ सकते हो। सो ये जो है ये स्टेज बाय स्टेज जो है ये कम्प्लेक्स होता जा रहा है। सो मकसद ये है इसका पढ़ना यहाँ पर कि हमने ऑब्जेक्टिव्स जो है इसके बेस पर बनाने हैं। अगर हम अपने लर्नर को पहले असेस करें कि हम किस स्टेज पर उसको जो है उस ऑब्जेक्टिव बनाएं और उसको एजुकेट कराएं। लाइक अगर उसको रिमेंबरिंग की ज़रूरत है, वो किसी चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर पाता है तो वो उसको डिस्क्राइब कैसे कर पाएगा। अगर वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाता है तो उसको कैलकुलेट कैसे कर पाएगा। अगर वो उसको प्रिडिक्ट, अप्लाई, सॉल्व नहीं कर पाता है तो उसको क्लासीफाई कैसे कर पाएगा, ठीक है। सो हमने अब अपना जो क्लाइंट है वो इसमें से किसी कैटेगरी में रखना है और उसके बेस पर जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। ये वही ब्लूम टेक्सोनोमी है जिसमें सबसे पहले हमें रिमेंबरिंग, ये लेवल 1 है, फिर लेवल 2, लेवल 3, जितना लेवल बढ़ता जाएगा उतनी ये कम्प्लेक्स होता जाएगा। रिमेंबरिंग में क्या आता है, रिकॉल फैक्ट एंड बेसिक कंसेप्ट। अंडरस्टैंडिंग में एक्सप्लेन आइडिया और कंसेप्ट। अप्लाइंग यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन। एनालाइज में टेक अपार्ट इंफॉर्मेशन टू शो रिलेशनशिप, कॉजेज एंड कनेक्शंस। एवेल्युएटिंग में जस्टिफाई अ स्टैंड और पोजीशन। एंड क्रिएटिंग में प्रोड्यूस समथिंग न्यू, ठीक है। वही एग्जांपल अगर हम ले लें कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इसको रिमेंबर करना तो आसान है, इसको अंडरस्टैंड करना भी आसान है हमारे लिए, ठीक है। अगर हम अपनी बात करें, यूज़ इंफॉर्मेशन इन यू, ये भी आसान है हमारे लिए, लेकिन इसको एनालाइज करना, इस सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, इसको जो है इसके बीच में रिलेशनशिप को शो कराना, इसके बीच में कनेक्शन जो है वो शो कराना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। एंड जस्टिफाई अ स्टैंड और पोजीशन में तो और मुश्किल हो जाता है। एंड प्रोड्यूस समथिंग न्यू, ठीक है। अब इस डिफिनीशन को बेस रख के हम एक नया डिफिनीशन बनाए, ठीक है, या एक नया आइडिया बना दें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के इन्वेंशंस आते हैं फिर, ठीक है। तो ये जो है मकसद ये है कि हम इसको बेस रख के अपने लर्नर को असेस करें, आइडेंटिफाई कराएं उसको, और उस बेस पर जो है हम अपने ऑब्जेक्टिव बनाएं
ताकि वो उस ऑब्जेक्टिव से प्रॉपरली उसको जो है वो एजुकेट कराए हम। लास्ट में ये रेफरेंसेस है फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये जो इस पीपीटी के जो मटेरियल है ये लिए गए हैं कहाँ से, ये वो जो बुक था मैं आप लोगों को वो डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। सो उसके पेज नंबर 321, 325, 328, 333 एंड 334, 335 ये मैं आप लोगों को ज़रा बता दूं, यहाँ पर दिखा दूं कि ये इस बुक में है कि नहीं। सो ये देखें, ये बुक है, ठीक है, और ये उसके वही पेज नंबर्स हैं। सो आप लोग जब ये इस पेज नंबर्स पर आएंगे तो ये सारे मटेरियल जो है ये यहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। सो इसका लिंक जो है इस बुक का मैं ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से गूगल पर मौजूद है ही, वहाँ से आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट। अब देखें जो हमने एग्ज़ाम्पल दी थी कि हम इस एबल हो जाएंगे कि हम राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बना पाएंगे। सो होपफुली अब हम इस एबल हुए होंगे कि हम किसी भी टॉपिक पर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो खुद लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू सो मच।